कक्षा 12वीं के बच्चे जो भी इतिहास विषय लिए हैं, भाग 1 का जो दूसरा चैप्टर है, राजा नगर और राजा किसान और नगर, इस चैप्टर के कुछ भागों को हम आज क्लियर करेंगे। पूर्व के वीडियो में, पहले के वीडियो में हमने पहले चैप्टर जो ईंट मन की अस्थियां है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का एक अवलोकन किया था। उसके हर पक्षों को विस्तार से समझने की कोशिश किया था हमने। उसमें उसके सामाजिक जीवन को, राजनीतिक जीवन को, आर्थिक जीवन को, उसके व्यापार को या महानगरों की विशेषताओं को, ये सारे पक्षों को हमने क्लियर किया था। उस समय हमारे पास साधन बहुत कम थे, या इतिहासकार जब भी उनके विषय में लिखता था या लिखने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पास जो उत्खनन में या खुदाई में जो भी सामान प्राप्त हुआ था, उसी के आधार पे वो उसके विषय में जानकारी हमको प्रस्तुत कर रहा था या हमें दे रहा था। अब आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का समय जब काल हम निर्धारित करेंगे तो देखेंगे कि 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच इस समय का इतिहास हमें पढ़ना है। इस समय के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि हमारे पास स्रोत बहुत अधिक मिल गए। स्रोत कहने का मतलब कि जिसके आधार पे हम उस समय के राजा को जान पाएंगे, उस समय के नगर को हम जान पाएंगे, उस समय के किसान के जीवन को हम जान पाएंगे। राजा को कैसे जानेंगे? राजा किस प्रकार से होगा, राजा की राजधानी की सुंदरता क्या होगी, या राजा राजधानी किस उद्देश्य से किसको निर्धारित करता होगा, जैसे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था, या राजा की युद्ध नीति क्या होगी, राजा की भूमिका क्या रहती होगी, ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। या राजा के शासन 2 प्रकार से होंगे, गणतंत्र और राजतंत्र, ये सारी चीजें हमें स्रोत के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। किसान के विषय में भी हमें बहुत सारे स्रोत मिल पाएंगे। बहुत सारे ग्रंथों में कितना कर लगाया गया है, या उसके किसान जो है वो कौन कौन सा फसल का उत्पादन कर रहा है, या कोई ऐसी बाध्यता तो नहीं है, क्या उसके फसल का देखभाल के लिए या राजा के साथ उसका अच्छा संबंध निश्चित हो पाए, इसके लिए भी कुछ जानकारियां हमको कहीं प्राप्त हो रही हैं। उन ग्रंथों के विषय में भी हम समझेंगे, जिसमें कि अर्थशास्त्र का मुख्य नाम लिया जाता है, जो कौटिल्य ने लिखा था। या हम देख रहे हैं कि नगर में क्या क्या बदलाव हो रहा है। हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इत्यादि जो नगर हम देखे थे, उसके बाद भी एक और सभ्यता का भारत में उदय होता है, वैदिक सभ्यता का, जिसमें कि वेदों की रचना होती है और कुछ अच्छे बड़े बड़े नगरों का उसमें भी प्रभाव हमें दिखाई देता है। अब क्या है कि बदलते समय के साथ जब जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो जाता है, तो उस समय भी बड़े बड़े नगर, जैसे कि कौशाम्बी का नाम लिया जाता है, वैशाली का नाम लिया जाता है, कपिलवस्तु का नाम लिया जाता है, ये सारे नगर निकल करके आएंगे और अपने व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध होंगे। तो स्रोतों के माध्यम से हम नगरों में जो हलचल हो रही थी या गतिविधियां जो हो रही थी, उसको भी क्लियर करेंगे हम। अब हमारे पास स्रोत कौन कौन से उपलब्ध हो गए, जो पहले हमारे पास नहीं थे। हम केवल उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही निर्भर थे, या हमारे पास जो भी आभूषण मिलता था, मुहर मिलता था, सिक्के मिलता था, उसी के माध्यम से छोटी मोटी जानकारी हम दे पाते थे। लेकिन जब एक बड़ी मात्रा में लेखन कला का विकास हो गया, मानव लिखना शुरू कर दिया, या वेदों की रचना हो गई, इसके बाद बहुत सारे ग्रंथ की रचना की जाने लगी, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज का इंडिका है, या ऐसे और भी सारे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम राजा के विषय में, किसान के विषय में और नगर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जो 6ठी शताब्दी का जो प्रमुख लक्षण हमें दिखाई देता है, या प्रमुख बिंदु है जिसे हमें पढ़ने हैं, वह है महाजनपद। महाजनपद का उदय हुआ 6ठी शताब्दी में। बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन, वह यह हुआ कि वैदिक सभ्यता में जो छोटे छोटे कबीले, मुखिया या जन हुआ करते थे, वो अब एक राज्य के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और वो राज्य मुख्यतः, उन राज्यों की संख्या 16 है, 16 महाजनपद, जिसमें कि पांचाल, वत्स, अवंती, चेदी, ये सारे, गांधार, मत्स्य, अस्मक, सूरसेन, काशी, ये ऐसे जो प्रमुख जनपद हैं, इनके विषय में हमें पढ़ने हैं, या इनमें क्या क्या मुख्य बातें थी, उसको हमें क्लियर करने हैं। महाजनपद
जब भी हम महाजनपद की बात करते हैं तो इसका ज्ञान हमें बौद्ध ग्रंथ से होता है। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ से होता है, अंगुत्तर निकाय से। महाजनपद के विषय में जब हम पढ़ने जाएंगे तो मुख्यतः हम उसके राजनीतिक पक्ष को समझेंगे, या राजनीति या उसके शासन को समझेंगे, या वहां के राजा के गतिविधि को समझेंगे, उसकी नीतियों को समझेंगे, यही सब समझेंगे हम। तो क्या क्या बदलाव आया राजनीतिक जीवन में, महाजनपद के काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन यह हुआ कि एक राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आसपास के राजाओं से युद्ध करना शुरू किया। युद्ध करने के बाद वो युद्ध इसलिए भी करता था ताकि उसका राज्य का विस्तार हो, और युद्ध इसलिए भी करता था कि उससे युद्ध के बाद उससे संपत्ति या बहुत सारे धन उससे लिए जा सकें। युद्ध इसलिए भी करता था कि यदि कुछ वहां संसाधन उपलब्ध है तो वो उसके कब्जे में हो जाए, जैसा कि मगध वाले में हुआ भी था। मगध और अंग के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके संबंध में भी ऐसा ही था। महाजनपद में जो जो बदलाव हुए वो अब एक करके हम समझेंगे। इससे प्रश्न आते हैं कि महाजनपद कितने हैं, महाजनपद की विशेषताओं को बतलाइए, या महाजनपदों की संख्या कितनी थी और उसके नाम लिखें। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में, और विगत 1-2 साल के परीक्षा में, इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछा भी गया है। तो महाजनपद की विशेषता जब हम लिखना शुरू करेंगे तो उसमें यह ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम बताएंगे कि अंगुत्तर निकाय के माध्यम से हमें षोडश महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपद में भी मगध महाजनपद सबसे अधिक विख्यात था, क्योंकि वहां का राजा बहुत शक्तिशाली था। वहां का राजा ने आसपास के जनपदों को, महाजनपदों को उस पर जीत हासिल किया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि महाजनपद में 2 तरह से शासन चलाया जाता था, एक गणतंत्र, एक राजतंत्र। राजतंत्र में हम देखेंगे कि राजा की ही प्रमुख भूमिका होती थी, वही सब कुछ तय करता था। गणतंत्र में एक गण, एक समुदाय होता था, एक समूह होता था जो शासन चलाने का काम करता था। जैसे कि वज्जी का नाम लिया जाता है, जो जहां से हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध का संबंध रहता है, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार की शासन प्रणालियां उस समय विद्यमान थी। तीसरी विशेषता महाजनपद की यह आती है कि महाजनपद के काल में राजधानी का निर्माण हो गया। एक राज्य की राजधानी होती थी, वो राजधानी को मुख्यतः वहां राजा निवास करता था, और उसके आसपास सुरक्षा के लिए वो तरह तरह के प्रबंध करते थे, चाहे अस्थायी सेना रखना हो, अस्थायी सेना को रख करके हो, या द्वारपाल को नियुक्त करना हो, या उस राजधानी में रहने वाले लोगों के लिए विशेष समिति बनाना हो, कमेटी बनाना हो, जिसका संबंध उद्योग व्यापार से हो, जिसका संबंध कर वसूलने से हो, जिसका संबंध कारागार से हो, पुलिस व्यवस्था से हो, गुप्तचर से हो। इस प्रकार की बातें होती थी। ये हो गई तीसरी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता में यह लिखना है, हमें बताना है कि उस समय महाजनपद के काल में व्यापार को लेकर के या संपत्ति को लेकर के आपस में जनपदों में लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे। एग्जाम्पल में हमें मगध और अंग के बीच लड़ाई जो होती है, या वैशाली को लेकर जो लड़ाई होती है, वत्स को लेकर लड़ाई होती है, इसकी बारे में जानकारी हमें दे देना है। ये हो गया महाजनपद की विशेषताओं को हम बताएंगे इस तरह से। अब हम यदि इसमें प्रश्न ऐसे पूछता है कि महाजनपद कितने हैं या महाजनपद की विशेषताओं को बताइए, तो 5-7 पॉइंट लिख दोगे तो आसानी से उसमें 5 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर का वो पूछेगा वो मिल जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 5 नंबर के ही पूछे जाएंगे, और न्यूनतम 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। यदि नाम केवल पूछता है तो 2 नंबर का रहेगा, यदि पूछ दिया गया कि विशेषताओं को बतलाइए तो वो 5 नंबर का 4 नंबर का हो सकता है। तो इस तरह से लिखना है। दूसरी बात हम करते हैं कि मगध के विषय में प्रश्न आते हैं कि मगध महाजनपद की कुछ खास बातों का जिक्र कीजिए, या फिर मगध महाजनपद क्यों महत्वपूर्ण है, या मगध महाजनपद क्यों शक्तिशाली था, इसके बारे में बताइए। मगध महाजनपद जो है वो बिहार में पड़ता है। इसकी राजधानी ग्रीव्रज जिसको कहा गया है वह थी। मगध महाजनपद की विशेषता जब भी लिखना शुरू करोगे तो उसमें बताओगे कि 3 ऐसे प्रमुख कारण थे जिसके वजह से ये अपने आसपास के महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। पहला कारण यह था कि यहाँ उपज के लिए बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक भूमि प्राप्त था।
गंगा घाटी का क्षेत्र में था ये, तो आसानी से सिंचाई का साधन या फसल उत्पादन के लिए इसको यहाँ के किसानों को अवसर या सुविधाएं उस तरह से मिल जाती थी। दूसरा रीजन था कि यहाँ लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था मगध में। लोहे की मात्रा से बहुत प्रकार के लाभ भी थे। जैसे हम देखते हैं कि यदि युद्ध किया जाएगा तो उसमें हथियार बनाने में भी इसका इस्तेमाल होगा, या लोहे का इस्तेमाल करके राजमहल इत्यादि बनाने का भी कार्य किया जा सकता है। तो ये सारी, या फिर रथ इत्यादि बनाना हो तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो लोहे की बहुत प्रचुर भंडार था। तीसरा जो कारण इसमें आता है, हम देखते हैं कि ये यहाँ आसपास नदी थी, और नदी होने के कारण यहाँ नदी के माध्यम से जो व्यापार किया जा सकता था वो आसानी से संभव था, इसलिए भी मगध राज्य उस समय प्रसिद्ध था। चौथा कारण यह भी था मगध शक्तिशाली क्यों था कि यहाँ पे कुछ प्रतापी राजा भी हुए। बाद में हर्यंक वंश, बिंबिसार का नाम लिया जाता है, या नंद वंश का नाम लिया जाता है। नंद वंश में महापद्मनंद, घनानंद जो इसका अंतिम शासक है, जिसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इसलिए भी मगध बहुत अधिक शक्तिशाली या महत्वपूर्ण था। यहीं एक अजात शत्रु का भी नाम लिया जाता है, जो बहुत प्रतापी राजा रहता है। या कालाशोक, जिसके समय में बौद्ध संगीति होती है। इसलिए मगध जनपद बहुत अधिक शक्तिशाली या प्रमुख था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र ही हम आने वाले समय में देखेंगे, या राजगृह के आसपास ही हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। ये काल जो है 6वीं शताब्दी का, इस काल में ही जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे समाज में बढ़ रहा था। बौद्ध को मानने वाले लोग यहाँ के राजा भी होंगे, और यहाँ की जनता भी होगी, यहाँ के व्यापारी भी होंगे, किसान भी होंगे, महिलाएं भी बौद्ध धर्म को अपनाएंगी। तो इस प्रकार की गतिविधि का केंद्र, या इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही थी, उसका केंद्र ही था मगध। तो इसलिए मगध शक्तिशाली था, मगध मजबूत था, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानने या बौद्ध धर्म का भी प्रभाव यहाँ पर था। राजनीतिक रूप में यहाँ अच्छे अच्छे राजा भी हुए थे, यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहे का भंडार था, यहाँ अधिकतम ऐसा एक जलवायु, या एक तरह से कह सकते हैं उपजाऊ भूमि थी, जिसमें आसानी से बहुत अधिक मात्रा में फसल उत्पादन किया जा सकता था। तो ये सारी बातें थी जो जिस कारण से मगध बहुत अधिक शक्तिशाली था। तो हमने आज जो दो बिंदुओं को क्लियर किया है। पहला कि महाजनपद की विशेषताओं को बतलाइए, महाजनपद कितने हैं ये। दूसरा कि मगध राज्य क्यों प्रसिद्ध था, या मगध महाजनपद की क्या विशेषताएं होंगी, इसको हमने क्लियर किया। इसके बाद जो चरण आता है जिसे हमें पढ़ने हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न इस प्रकार से होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को बताइए। ये 4 या 5 नंबर का प्रश्न, या 8 नंबर का प्रश्न भी हो सकता है, ऐसा पूछा जाता है। यदि केवल पूछा गया कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए कौन कौन से साधन हैं, स्रोत हैं, कि 2-3-4 नंबर का प्रश्न होगा, 4 नंबर का प्रश्न। यदि पूछ दिया गया कि मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक के धर्म के बारे में बताइए, तो ये 5 नंबर का प्रश्न हो सकता है। ये अक्सर पूछा जाता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का उल्लेख करें, प्रशासन की विशेषताओं को बतलाइए। तो 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मौर्य साम्राज्य को जानने के कौन कौन से साधन हैं, उसके बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस वंश का संस्थापक भी था, मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न बनेगा कि मौर्य साम्राज्य के ही सम्राट अशोक के धर्म के बारे में बताइए, उसके धर्म की नीति के बारे में बताइए। चौथा प्रश्न बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं, एक टिप्पणी लिखिए। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो इन चारों प्रश्नों को हम क्लियर करेंगे। पहले हम आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य को हम उसके बारे में हम कैसे जानते हैं। देखो, स्रोत के विषय में जब भी इतिहासकार उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करता है तो वो कोशिश करता है कि यदि लिखा हुआ कुछ प्राप्त हुआ है तो उसको कैसे पढ़ा जाए। लिपियां अलग ढंग से हो सकती हैं। उस समय की लिपि भी हम देखते हैं कि जो अशोक का जो अभिलेख हमको मिला है उसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरामेक,
ये सारे लिपि के अभिलेख मिले हैं, जिसको जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ पाता है और वो फिर अशोक के धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको दे पाता है। तो लेख पढ़ लेना इतिहासकार के लिए उसके बाद बहुत आसान सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है कि राजा के विषय में या उसके काल में जो जो हुआ था, गतिविधि जो घटी थी, उसके विषय में जानकारी दी जा सके। मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है? पहला साधन हमारे पास यह है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो इस वंश का पहला राजा है, जिसने इस वंश की स्थापना पाटलिपुत्र में घनानंद को मार करके किया था, और उसका प्रधानमंत्री कौटिल्य, विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य, उसकी जो रचना है अर्थशास्त्र, वो उसमें राजा के विषय में और प्रशासन के विषय में और कर निर्धारण के विषय में, राजा के कर्तव्य के विषय में, ये सारी जानकारी हमको अर्थशास्त्र से मिल जाती है। तो पहला यही हमारे पास साधन हो जाएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा, कुछ पुराण में भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी हमको मिलती है, जैसे वायुपुराण का नाम लिया जा सकता है। एक मुद्रा राक्षस का नाम लिया जाता है, जिसको विशाख दत्त ने लिखा है। वो भी पुस्तक जो है हमें जानकारी देती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन या उसका वह किस जाति का था इत्यादि उल्लेख करता है। इसी समय हम देखेंगे कि अशोक का अभिलेख भी हमें बहुत कुछ जानकारी दे देता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन किस प्रकार से था। चाहे वो अभिलेख कई क्षेत्रों से हमें मिले हैं, जिसके बारे में हम जब अशोक के धम्म को पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे भी। तो अभिलेख के माध्यम से मौर्य साम्राज्य के विषय हम जान ले रहे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के द्वारा भी हम मौर्य साम्राज्य के कर व्यवस्था को, राजा के नीतियों को हम समझ लेते हैं। एक और रचना मुख्य आती है इसमें, इंडिका। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भारत यात्रा करने के लिए आता है। वो उसको दहेज के रूप में मिलता है। सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का राजा था, उसको हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में मेगस्थनीज मिलता है, वो आता है। और उसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें यहाँ के समाज के विषय में उसने जानकारी दी थी। वह यहाँ के समिति के बारे में, यहाँ के प्रशासन के बारे में, गुप्तचरों के बारे में, ये सारी बात उसने अपने इंडिका में लिखा है। ये 3-4 साधन हो गए जिसके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य का यदि स्रोत या साधन प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हमें लिखना है। मौर्य साम्राज्य का साधन, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के कौन कौन से साधन हैं, इसके बारे में बताइए, या मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए क्या क्या साधन है, इसके बारे में बताइए, तो जो हमने बताया पहले कि अभिलेख, अशोक के अभिलेख का 2-3 लाइन उसका लिख दोगे, कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में 2-3 लाइन लिख दोगे, इसके बाद इंडिका के बारे में लिख दोगे, विदेशी विवरण बता दोगे। ये सारी जानकारी देने पे हम इसको बहुत अच्छे से उत्तर को हम लिख पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तुम्हें बताएंगे, या अगले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और ये उसके प्रशासन के विषय में, और साउथ में उस समय शासन का क्या प्रकार था या शासन की क्या विशेषताएं थी, वो सब भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद थोड़ा मोड़ा गुप्त के बारे में पढ़ेंगे, और फिर नगर में व्यापार किस तरह से होता था और व्यापार के कौन कौन से साधन थे, या नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर किसानों के बारे में हमें पढ़ना है कि उपज को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, या कौन कौन से प्रौद्योगिकी अपनाई गई, जिसके माध्यम से उपज बढ़ाया गया और धीरे धीरे मगध संपन्न हो गया। मगध से मौर्य साम्राज्य उसी पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों में ही आने वाले समय में गुप्त साम्राज्य की स्थापना होगी, इत्यादि को हम अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो मैंने प्रश्न बताए हैं, उस प्रश्न के माध्यम से जो मैंने अभी क्लियर किया, उसको यदि लिखने की कोशिश करोगे अपनी भाषा में तो और अच्छे से तैयार हो पाएगा। और हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि चैप्टर पढ़ने के बाद स्वयं से उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करें, अपनी भाषा में लिखें। किताबी शब्दों की आवश्यकता नहीं है, व्यवहारिक भाषा जो प्रयोग करते हो उसमें यदि लिखो और अच्छे से लिखो, पॉइंट वाइज लिखोगे तो बहुत सटीक उत्तर होगा और बहुत कम समय में अच्छा उत्तर लिख पाओगे, नंबर भी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।